देखते हैं 2 अगस्त है 2020, ये आज़ादी का महीना है। जी हाँ, अभी 13 दिन बाद हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। हमारी आज़ादी को, हमारी स्वतंत्रता को 73 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 73 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और हमारे देश में विदेशी राज करते थे, अंग्रेज राज करते थे। 150-200 बरस उन्होंने भारत में राज किया। एक स्थिति ऐसी आई कि जब उन्हें देश छोड़ के जाना पड़ा और जो यहाँ के लोग थे, जो इस संघर्ष में थे, अपने देश को आज़ाद कराने में जो लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, त्याग कर रहे थे, बलिदान दे रहे थे, उन लोगों ने कहा कि आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। इस देश में एक नियम, एक कानून, एक विधान, एक संविधान बन जाए और उसको सुपुर्द करिए देश को चलाने वाले लोगों के हाथों में, तभी आप जा सकते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा। बहुत मशक्क़त के बाद, आप लोग सब जानते हैं कैसे उनका स्वास्थ्य गिरा हुआ था। बहुत मुश्किलों से उन्होंने पूरे संविधान को लिखा, जिसमें समानता थी, स्वतंत्रता, भाईचारा, यानी कि पूरे देश में, भारत के किसी भी कोने में कोई भी बहन, कोई भी भाई, कोई भी बच्चा, कोई भी बुज़ुर्ग, कोई भी महिला, किसी भी भाषा की हो, किसी भी धर्म की मानने वाली हो, किसी भी रहन सहन, पहनने ओढ़ने की हो, या किसी संप्रदाय की हो, उसको सबको इस संविधान में हक दिया, बराबरी का हक दिया, भाईचारा फैलाने का हक दिया, महिलाओं की सुरक्षा का हक दिया। लेकिन इसके बाद भी, आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी, एक बहुत बड़ा समाज, जिसको हम बहुजन समाज के नाम से जानते हैं, जो 85% या 90% पूरे देश में है, उसके साथ में संविधान के जो शब्द हैं वो उस समाज में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। संविधान की चीज़ें उन तक नहीं आ पा रही हैं। ये एक बहुत दुखद बात है, बहुत ही पीड़ादायक बात है। मैं आपको बताऊंगी कि उत्तर प्रदेश में, भारत के दूसरे राज्यों में किस किस तरीके से हमारे बहुजन समाज के साथ में जो 15% लोग हैं, जो मुट्ठी भर लोग हैं, वो जो सामंतवादी विचारधारा रखते हैं, जो असमानता में विश्वास करते हैं, विषमता भेदभाव में विश्वास करते हैं, वो कितनी क्रूरता से हमारे लोगों का दमन कर रहे हैं। ये दमनकारी नीति अनवरत जारी है और इसके खिलाफ कोई बोलने को आगे नहीं आ रहा है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। मैं आपको बताऊंगी कि उत्तर प्रदेश का ज़िला है आगरा। आगरा एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर है, हम सब लोग जानते हैं। वहाँ पर कुछ दूरी पर, शायद 30 किलोमीटर की दूरी होगी आगरा के, जिसका गांव का नाम है अछनेरा। अछनेरा के रायभा नाम का गांव है, जहाँ पर कुछ अनुसूचित जाति के लोग, नट समाज के लोग, नट समाज जैसा कि हम लोग जानते हैं, वो चलते फिरते रहते हैं। वो लोग वहाँ पर 20 साल पहले रहने आए और वहाँ पर उनके साथ में उनकी बच्ची, जिसका नाम पूजा था, वो 4 साल की थी, वो उनके साथ में आई। वो पूजा उसी परिवेश में, उसी गांव में पली बड़ी, जवान हुई और उसकी शादी हुई। उसको एक बच्चा भी हुआ और वो बीमारी के चलते अभी 20 जुलाई को उसकी मृत्यु हो गई। कितना बड़ा पहाड़ जैसा दुख उसके परिवार पर गिरा। जो एक 3 साल का मासूम बच्चा था, उसकी माँ छिन गई, उसकी दुनिया उजड़ गई। वो 3 साल का मासूम बच्चा जो अभी कुछ नहीं जान पा रहा है, और वो आगे जब बड़ा होगा, जवान होगा, तो हो सकता है उसको अपनी माँ की शक्ल भी याद ना रहे। जब वो महिला, जिसका नाम पूजा था, वो 24 साल की, महज 24 साल की थी, वो बीमारी के चलते जब वो
ख़त्म हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, तो परिवार के लोग भारी मन से उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे शमशान घाट लेकर के गए। जब वो शमशान घाट में उनकी चिता में जो चिता बनाई थी, उनके शव को वहाँ पर रखा कि इतने में ही कुछ दबंग जो लोग हैं, जो अपने आप को उच्च जाति का मानते हैं, ऐसा वो कहते हैं, तो उच्च जाति के लोग वहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि ये आप यहाँ पर, आप अनुसूचित जाति के लोग हो, छोटी जाति के लोग हो, आप यहाँ पर अंतिम संस्कार नहीं कर सकते हो। कि वो परिवार जिसके ससुर, जिसके पिताजी, जिसका पति, जिसका बेटा, उनके सब पे कितना भारी दुख आन पड़ा था, पहाड़ जैसा दुख आन पड़ा था। उनकी एक कच्ची जो एक गृहस्थी थी वो उजड़ गई। सारी के ऊपर जुल्म तो होता ही रहता है, ये हैं ही इसीलिए, ये बने ही इसीलिए हैं। तो क्या ये इंसान नहीं है? हम लोग इंसान नहीं है इस देश के? क्या हमने सरकारें बनाने में हेल्प नहीं की है? क्या हमने वोट नहीं किया है? ये कांड हो रहे हैं और ये लगातार ये कांड हो रहे हैं, ये बहुत ही भयानक है। इसके खिलाफ हम लोगों को बोलना पड़ेगा, हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में एक लड़की 16 साल की बच्ची के साथ में रेप होता है और उसके शरीर के अंगों को काट काट करके जंगल में फेंक दिया जाता है। और कहते हैं कि भारत में जो गेस्ट आता है घर में, जो मेहमान आता है, वो कहते हैं ना कि अतिथि देवो भव, कि वो देवों के समान होता है अतिथि। और यहाँ पर हुआ कि रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज में हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की बात हम कहते हैं कि पूरा विश्व कुटुंब है। तो ये क्या परिवार नहीं है? ये परिवार नहीं है क्या? ये आपको किसने ऐसी परमिशन दी? उस लड़के जीत जाते हैं तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते हैं, पार्लियामेंट में कुछ नहीं बोलते, जो असेंबलीज़ हैं वहाँ पर कुछ नहीं बोलते हैं। वो अपने समाज की जो बहन बेटियों की बात है, जो बुज़ुर्गों के सम्मान की जो बात है, युवाओं के रोजगार की जो बात है, स्वाभिमान की बात है, वो नहीं उठाते हैं और वो उठाएंगे भी नहीं। क्योंकि जब तक दलितों, पिछड़ों को लीडरशिप नहीं मिलेगी, नेतृत्व नहीं मिलेगा, तब तक हमारे लोगों के साथ, बहुजन समाज के साथ में इसी प्रकार से अन्याय, उत्पीड़न, अत्याचार होता रहेगा, बलात्कार होता रहेगा, फसलें इसी प्रकार से नष्ट होती रहेंगी। दबंग हमारे घर में घुस के हमारी बहन बेटियों के साथ में उत्पीड़न करेंगे, हमारे बुजुर्गों का अपमान करेंगे, इसी प्रकार से होता रहेगा। मानवर कांशीराम साहब ने कहा, मैं आपको पहले भी मिली हूँ तो मैंने आपको बताया है कि बहुत जुल्म होंगे आपके ऊपर, बहुत सारे ऐसे संगठन होंगे और वो सारे सड़कों पे आएंगे, हल्ला गुल्ला मचाएंगे, कुछ प्रशासन में जा कर के अपनी बात को रखेंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होगी। जब तक आपका समाज हुक्मरान नहीं बन जाता, बहुजन समाज जब तक सत्ता में नहीं आ जाता, हुक्मरान नहीं बन जाता, तब तक बहुजन समाज की बहन बेटियों की इज्जत सेफ नहीं है। जो समाज सत्ता में होता है, जो समाज पावर में होता है, उनकी महिलाओं के साथ अत्याचार, उत्पीड़न नहीं होते हैं। तो ये एक इस तरीके की घटनाएं मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ, यही बताने के लिए आई हूँ कि बहुजन समाज में उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारत के लगभग सभी राज्यों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। वो चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, कर्नाटक की बात हो, तमिलनाडु की बात हो, आपके हरियाणा की बात हो, ये जो तमाम ऐसे जो घटनाएं हैं वो इसी प्रकार के बहुजन समाज के साथ में, महिलाओं के साथ में, बच्चियों के साथ में इतना ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है। और हैरत तो ये है कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कोई इनके साथ में खड़ा होता दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे समाज को न्याय नहीं मिलता है। वो घर से जाता है, निकलता है न्याय पाने के लिए, पीड़ित आदमी, तो वो उसको बोला जाता है वहाँ चले जाओ, एक एप्लीकेशन वहाँ लगा दो, एक एप्लीकेशन वहाँ लगा दो, एक वहाँ लगा दो, और वो भूखा प्यासा इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से उस ऑफिस से दौड़ता रहता है कि शायद उसको कुछ न्याय मिल जाए, शायद उसको कुछ इंसाफ मिल जाए। लेकिन वो हताश है, वो निराश है, उसको कहीं कोई न्याय नहीं मिलता है।
वो लौट आता है। बार बार उसके साथ में ऐसा हो रहा है। ये कैसे ऐसा होने दे रहे हैं हमारे जो नेता? 131 एमपीज पार्लियामेंट में पहुंचे हुए हैं, जो तमाम पार्टियों से जा कर के वहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, जो अपने समाज के वोट से वहाँ पर पहुँचे हैं, जिन्होंने उनको पावर दी, शक्ति दी, ताकत दिया कि ये कल को हमारी आवाज़ उठाएगा, हमारी बहन बेटी की आवाज़ उठाएगा, हमारे बच्चों को शिक्षा देगा, बिजली देगा, पानी देगा, स्वास्थ्य देगा, रोज़गार देगा, घर देगा। लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं। कितनी बेबसी है, कितनी लाचारी है। इतना बड़ा बहुजन समाज भूखा प्यासा आज दाने दाने को मोहताज है। इन सरकारों ने, सामंतवादी सरकारों ने उनको ऐसा कर दिया है कि न जाने कितने बहुजन समाज के लोगों को रोज भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा की तो बात छोड़िए, उनके पैरों पे चप्पल नहीं है, शरीर में पूरे वस्त्र नहीं है। चूंकि हमारा संगठन गांव-गांव जाता है, हमें तो पता है ना गांव की हालत। हमने ऐसे ऐसे गांव देखे हैं, ऐसे ऐसे घर देखे हैं जहां वो रहते हैं, एक ही कमरे पे 10-10, 12-12 लोग रहते हैं। क्या सरकारों को इनको मकान नहीं देना चाहिए? क्या खेती करने के लिए ज़मीनें नहीं देनी चाहिए? डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि इतनी सारी कई 100 एकड़ ज़मीन बंजर पड़ी है, उसको उपजाऊ बनाना चाहिए सरकारों को, और भूमि का राष्ट्रीयकरण करने की बात कही है कि सभी लोगों को अधिकार मिले, कोई भी भारत का कोई भी बंदा भूखा ना सोए, किसी के परिवार में भुखमरी ना आए, ऐसा संविधान में प्रावधान किया हुआ है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है, और जो मुट्ठी भर लोग हैं वो ऊंचाइयों को चलते चले जा रहे हैं। आज हर चीज़ प्राइवेट हो रही है। रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट था कि बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा नौकरियां इस डिपार्टमेंट ने दी हैं, और हमारे लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा भर्ती भी हुई, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे काम हैं, तो बहुत छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक लोगों की भर्तियाँ हुई, और उन जो लोग वहाँ पे काम किए उससे उनका परिवार चला। आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश में बड़े बड़े, चाहे वो हवाई अड्डे हों, रेलवे स्टेशन हो, फैक्ट्रीज़ हों, और भी जो सरकारी जो प्रतिष्ठानें हैं, जो संस्थानें हैं, विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, और ये सारी चीज़ें प्राइवेट इनका किया जा रहा है। इनका सब धन्ना सेठों के हाथों में इनको बेचा जा रहा है। जो पूंजीपति लोग हैं, जो पहले से ही बहुत सारा उनके पास में पैसा है, उन्हीं को बेचा जा रहा है। मतलब पैसे वाले लोग और पैसे वाले हो रहे हैं, और गरीब लोग और ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। ये जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है कि इनको ऐसा बना दो कि ये एक एक दाने को मोहताज हो जाएं, ये हमारे दरवाजे हाथ जोड़ करके खड़े रहें, और ये हमसे भीख मांगें और हम इन्हें भीख भी ना दें। उस हालात पर ये लोग ला करके छोड़ना चाहते हैं हमारे समाज को। मालूम है आप लोगों को, बहुत सारे हमारे समाज के लोग पढ़ लिख करके शहरों में आकर के बस गए। बाबा साहब ने कहा कि पे बैक टू सोसाइटी, कि जो रिजर्वेशन हमको मिला, जिससे हम अधिकारी बने, कर्मचारी बने, आईएएस बने, पीसीएस बने, सैकड़ों अपने बहुजन समाज के अधिकारी होंगे जिसमें आईएएस होंगे, पीसीएस होंगे, लेकिन क्या वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं? जबकि मैं ऐसे बहुत सारे प्रशासनिक अफसरों को जानती हूँ जो बहुत ही गरीबी से निकल करके आए। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को जाना जो किसी के घर में रह कर के काम किया, जब रात वहाँ पर बिताई तो जीने के नीचे जो जगह होती है, सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है, वहाँ पर रह कर के भूखे प्यासे रह कर के उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, पढ़ाई भी की। बाबा साहब ने अवसर दिया है, इसलिए उनको पढ़ने का अधिकार था। उस पढ़ाई से, उस शिक्षा से जब वो अच्छी जगह पर पहुँचे, तो वो जैसी उनकी स्थिति थी, उस स्थिति पर दूसरे लोग हैं, ये वो बात भूल गए कि हमने कैसे दिन बिताए। ये भी हमारी तरह लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। क्या उनको नहीं पता कि जो आरक्षण मिला है, जो प्रतिनिधित्व मिला है, वो संख्या के आधार पर मिला है?
उसकी नौकरी में, उसके सुखों में, उसके ऐशो आराम में उस गांव के भी व्यक्ति का हिस्सा है, हक है, अधिकार है। लेकिन ये बात उनको नहीं पता है। गांव के लोगों को पढ़ा लिखा आदमी उस गांव से निकल करके शहर में आ जाता है, ऐसे ही टूटे फूटे मकान में रहता था। बाबा साहब की वजह से आज वो आसमान को छूता दिखाई पड़ता है। आज वो शहरों में बस रहा है, जहाँ हम देखते हैं कि इतने सुंदर मकान, महल जैसे हवेलियाँ हैं, उन्होंने बना ली, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले ली। उनके घरों की जो महिलाएं हैं वो तमाम तरीके के अच्छे वस्त्र, जेवर, आभूषणों में लैस हो गईं और उन्होंने अपने सगे भाई को छोड़ की है। आप लोग अगर उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, उनके वैल्यूम पढ़ेंगे, तो आप हैरत में मान जाएंगे, हैरत मानेंगे कि उनकी खुद की शादी में, जब उनकी शादी हो रही थी, जब बचपन में उनकी शादी हो रही थी, तो बारिश होने लगी और वो दौड़ करके एक ऐसी छोटा सा एक ऐसी जगह थी जहाँ पर पानी नहीं पहुँच रहा था, तो वो दौड़ करके वहाँ पर जा करके रुक गए उस बारिश से बचने के लिए। और उनके परिवार के घर के लोग ये कह रहे थे कि जल्दी जल्दी फटाफट शादी करो, और अभी मछली बाज़ार के लोग आने वाले हैं, यहाँ पर जो मछलियों का बाज़ार है वो लगने वाला है। और आज की तारीख की अगर हम बात करें तो हम लोग गेस्ट हाउस बुक करते हैं, मैरिज हॉल बुक करते हैं, और कितना शानदार तरीके से शादी ब्याह और तमाम जो कार्य होते हैं उसको करते हैं। क्या कभी सोचा है कि बाबा साहब के दिन उन्होंने कैसे बिताए? अपनी पत्नी, अपने बच्चों को जो भूखे प्यासे दवाइयों से जिनकी मौतें हो गई, जिनको दवाइयाँ नहीं मिली। उनकी पत्नी की एज बहुत यंग एज की थी, वो माता रमाबाई जी, जब वो दुनिया से अलविदा हो गई। लेकिन उन्होंने क्या कभी उन्होंने कहीं समझौता किया? क्या कभी पाखंड, कभी अंधविश्वास में वो गए? बिल्कुल कभी नहीं गए। कभी उन्होंने अपने ज़मीर को नहीं बेचा। इसीलिए उन्होंने एक जगह एक बात ये कही है कि अपने जो उनके सेवक थे उनसे ये कहा है कि जानते हो लोग क्यों मुझसे भयभीत होते हैं? वो इसलिए बिल्कुल नहीं भयभीत होते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत योग्य हूँ, मेरे पास में बहुत डिग्रियाँ हैं। वो इसलिए, हमारा जो दुश्मन है वो इसलिए भयभीत होता है कि ये चरित्रवान है, ये बिकाऊ नहीं है, इसलिए उनको भय होता है। तो उनके मानने वाले, मेरी तो ये बात नहीं समझ में आई अब तक कि इतना बड़ा बहुजन समाज उनकी वजह से आज जो शहरों में लाइट में आए, जो प्रकाश जिनके बच्चे देख रहे हैं, लाइट देख रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, उन्होंने कैसे अपने समाज को छोड़ दिया? कैसे नहीं उनको अपने समाज की बहन बेटियों की चीखें पहुंच रही हैं, आवाज़ नहीं उनके मुंह से बिल्कुल भी निकल रही है। कैसे ऐसे हो रहा है? हम बात करें मानवर कांशीराम साहब की, हम बात करें तो कितना बड़ा उन्होंने आंदोलन बना करके खड़ा किया। उत्तर प्रदेश में उन्होंने सरकारें दी, और ये आंदोलन का ही ये फल था कि सिंधु घाटी सभ्यता की उन्होंने दोबारा स्थापित कर दिया कि यहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर अंबेडकर के नाम से स्मारक बनवाए, जिनमें आप अगर चलते हैं तो पूरा का पूरा दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन वो स्मारक नहीं ख़त्म होते हैं। इतना खूबसूरत इलाहाबाद को बनाया, ये आंदोलन की देन थी, ये संगठन की देन थी। और हम देख रहे हैं बहुजन समाज के बहुत से ऐसे लोग इस जो बनी बनाई जो चीज़ है, जिसको बनाने में मानवर कांशीराम साहब ने जी तोड़ मेहनत की, रात दिन मेहनत की, जो भूखे रहे, प्यासे रहे, जो सूखी रोटी नमक लगा करके पानी से डुबो करके उन्होंने खाई है, एक कपड़े में उन्होंने दिन बिताया है। कितनी मेहनत से इतना बड़ा आंदोलन उन्होंने बनाया, इतना महान आंदोलन बनाया, और उस आंदोलन को तोड़ने के लिए लोगों के, हमारे बीच में लोगों ने अपनी दुकानदारी चलानी शुरू कर दी। दुकानदारी चला रहे हैं आज वो। और जो लोग मानवर कांशीराम साहब को जो पसंद नहीं करते थे, जो जिंदा में उनके पुतले फूंकते थे, जो उनको उल्टा सीधा कहते थे, आज वो लोग उनकी फ़ोटो को लगा करके मानवर कांशीराम साहब की जय जयकार कर रहे हैं।
ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा धोखा है, हमारी बहन बेटियों के लिए धोखा है। आप लोगों को ये समझना होगा। मैं बहुजन समाज का जो हमारे भाई बंधु हैं, जो बहन बेटियां हैं, जो लोग हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे ये अपील करती हूँ कि हमें नेताओं के भरोसे नहीं रहना है, कम से कम अब तो नहीं रहना है। अब तो आप लोग आंखें खोलिए कि इतना जो उत्पीड़न हो रहा है, ये अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? ये अब नहीं बोलेंगे। इतने सारे उत्पीड़न हो रहे हैं प्रदेश में, देश में, लेकिन ये लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। ये गुलाम हो गए हैं। इनके जो जिन पार्टियों में जो गए हैं, उनके पैरों में ये पड़ने वाले लोग हैं। ये हमारे लिए नहीं खड़े होंगे। इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए और आप लोग अपने समाज का नेतृत्व, अपनी आवाज़ को खुद स्वयं बुलंद कीजिए। और मैं अपनी माताओं बहनों से, अपनी बहन बेटियों से ये मैं अपील करती हूँ कि वो भारत की आधी आबादी हैं, वो घरों से बाहर निकलें, अपने परिवार, अपने पति, बच्चों से जो उनका घर है उसकी जिम्मेदारी निभाते हुए वो समाज की जिम्मेदारी को भी निभाएं, उसको जानें, क्योंकि वो भी इस देश की नागरिक हैं, वो भी वोट करती हैं। बाबा साहब ने महिला और पुरुष को बराबरी का हक दिया है। महिलाओं को ये नहीं समझना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी महज घर परिवार तक ही है। ऐसा नहीं है। आप भी मिशनरी बनिए। आपकी कुछ समाज के प्रति जिम्मेदारी है कि जब तक आप जीवित हैं तब तक क्या घंटा 2 घंटा आप समाज के लिए समय नहीं निकाल सकती हैं? निकालिए अपने समाज के लिए। परिवार को तो सभी लोगों ने देखा है, हर आदमी अपने घर परिवार तक ही सीमित होता है। हर आदमी सीमित है अपने परिवार तक। लेकिन कुछ ऐसे काम कीजिए कि लोग आपको याद करें। हमें राजनीति में नहीं पड़ना है। मैं आपको बताऊं, जो लक्ष्य संगठन है ये राजनीतिक नहीं है, ये सामाजिक है। और सामाजिक स्तर पर रह करके हम लोगों ने बहुजन समाज की जो हक और अधिकार जो छीने जा रहे हैं, जो बहन बेटियों के साथ में उत्पीड़न और अत्याचार हो रहे हैं, इसके बहुत सारे लोगों को इस लक्ष्य संगठन ने राहत पहुंचाने का काम किया है। जाति उत्पीड़न कहीं भी होता है तो हमारे संज्ञान में, अगर लक्ष्य संगठन के संज्ञान में कोई बात आती है तो हम लोग सीधे प्रशासन को बात करते हैं। डीएम हो, एसपी हो, सीओ हो, निचले स्तर से लगा करके ऊपर उच्च अधिकारियों तक हम लोग बात करते हैं संगठन के हवाले से। और पीड़ित पक्ष की जिसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, जिसको थाने में प्रवेश नहीं मिलता है, जिसको पुलिस वाले जाति सूचक शब्दों से अपमानित करके भगा देते हैं, उनकी हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई। इस संगठन ने, लक्ष्य संगठन ने एफआईआर दर्ज कराई। न सिर्फ एफआईआर दर्ज कराई बल्कि उनको न्याय भी दिलाया। जो सरकारी जो मुआवजा मिलता है उसको भी दिलाने का काम किया। और बहुत से ऐसे ज़िले थे जब हम लोगों ने वहाँ के जो एसपी हैं उनसे बात की और बताया कि आपके जो चौकी इंचार्ज या थाना इंचार्ज सही से काम नहीं कर रहे हैं, पीड़ित पक्ष के साथ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो उनको सस्पेंड करने का भी काम किया। तो ये एक ताकत है संगठन की। ऐसे आप लोग भी काम कर सकते हैं। हमें सुनने वाले पूरे देश में कहीं भी आप बैठे हैं इस समय, तो आप लोग अपनी एरिया में, अपने क्षेत्र में, अपने ज़िले में टीमें बना सकते हैं और वहीं अपने घर के आसपास 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की दूरी पर अगर कहीं भी कोई अन्याय और उत्पीड़न होता है, अत्याचार होता है, तो आप लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, एक होकर के आवाज़ उठाइए। महिलाओं को अपने आंदोलन में शामिल कीजिए। अगर बच्चों की हम बात करें तो 25% बच्चे होते हैं और 50% महिलाएं होती हैं, तो ये 75% हो जाती हैं। हम संख्या में बहुत ज़्यादा हैं। और देखिए, ये 2 अप्रैल की जो घटना है 2018 में, ये SC/ST एक्ट जब ये समाप्त करने की बात आई, तो पहली बार इतिहास में ऐसा पहली बार इतिहास में हुआ कि बिना किसी नेता के, बिना किसी राजनीतिक संगठन के, सामाजिक संगठन के माध्यम से कितना बड़ा आंदोलन सड़कों पर आ गया। पूरे देश में हलचल मच गई। तो ये आप लोग ताकत हैं। अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए। आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते आप लोग एक हो जाइए, संगठित होइए और एक आवाज़ में बाहर निकलना शुरू कीजिए।
2 अप्रैल की घटना से उससे आप लोग इंस्पायर होइए, प्रेरित होइए उससे। और इसी तरीके से अगर हमारे साथ में हमारे संवैधानिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो हमें अपने पूरे के पूरे परिवार सहित हमको सड़कों पर आना होगा। हमें मानवर कांशीराम साहब की जो विचारधारा है उस पर हमको चलना होगा और अपने समाज को न्याय दिलाना होगा। बहुत हो गया ये उत्पीड़न। अब पढ़े लिखे समाज में अगर भारत की आज़ादी से हम देखें तो ये तीसरी पीढ़ी होगी जो मैं समझती हूँ कि काफ़ी कुछ हमारा समाज पढ़ा लिखा है, अवेयर है। और अगर कुछ कमी है, मैं काम करते करते ये महसूस कर रही हूँ, अगर कमी है तो एक एकता की कमी है, संगठन की कमी है। तो ये महसूस करना कि अगर मध्य प्रदेश की कोई घटना है और हम उत्तर प्रदेश में हैं तो वहाँ कोई घटना होती है, उसको बिल्कुल ऐसे महसूस करना कि वो हमारा ही भाई है, वो हमारी ही बेटी है, वो हमारे ही घर के बुजुर्ग हैं। जब आप ये चीज़ महसूस करेंगे तब आपके अंदर जो आपका मन है वो आंदोलित होगा। जब मन आंदोलित होगा तब आप बिल्कुल बाहर आएंगे, सड़कों पर आएंगे और आवाज़ उठाएंगे। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है, बहुत बड़ा धर्म का काम है। हमें चुपचाप अपने आसपास जो भी अनैतिकता हो रही है, जो भी वातावरण को जो लोग वैसा कर रहे हैं, मैला कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है। हमको डरना नहीं है। हमें संगठित होकर के जब आप आवाज़ उठाएंगे, जब आप सड़कों पर आएंगे तो देखिए कितना भी बड़ा गुंडा, कितना भी बड़ा दबंग और बदमाश होगा, वो बिलों में घुसता दिखाई देगा। इतनी बड़ी ताकत है आप। 2 अप्रैल को जो SC/ST एक्ट के विरोध में हमारे लोगों ने आंदोलन किया था, उसको वैसा का वैसा ही सरकार ने लागू किया। ये SC/ST एक्ट ये हमारे लिए कि बहुत बड़ा एक सेफ्टी का माध्यम है, बहुत सेफ है हम इससे। लेकिन जिनके बीच में संविधान है वो लोग, उनकी मंशा अच्छी नहीं है तो उसमें तरह तरह के लोग छेड़छाड़ करते रहते हैं। संविधान को जब संविधान तक जल गया, बाबा साहब का जो आवाज़ था वहाँ भी लोगों ने ईंट पथराव किया। ये हमारी चीज़ों को जो ये अटैक कर रहे हैं, हमारे जो ऐतिहासिक धरोहर हैं, जो विरासत है, जो संविधान है, और ये नेता ये कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। इनकी कोई औकात नहीं है बोलने की। इनको इसी वोट से, जो ये वोट बाबा साहब ने जो आपको वोट का अधिकार दिया है, एक वोट, एक वैल्यू, एक व्यक्ति, इसी वोट के आधार पर आप बहुजन समाज के नेताओं को उनकी औकात याद दिला सकते हैं। उनको आप बता सकते हैं कि आप कुछ नहीं हो, समाज के आगे आप कुछ नहीं हो। माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जो ना बिकने वाला समाज हो, जो ना बिकने वाला समाज हो। अगर ना बिकने वाला समाज होगा तो ना बिकने वाला नेता भी होगा। अभी अगले महीने की बात हम करें, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट लागू हुआ। और ये पूना पैक्ट ये उसके एवज में था, जो बाबा साहब ने जो डबल वोट का अधिकार दिया था उसका उन लोगों ने विरोध किया था। उसके चलते बहुत दुखी मन से, भारी मन से जब तो गांधी जी जब अनशन कर बैठे और उनको बहुत ही दुखी मन से रोते हुए उन्होंने पूना पैक्ट हस्ताक्षर किया था, तो उन्होंने एक बात ये कही थी कि इससे समाज के जो सही प्रतिनिधि हैं, जो सही व्यक्ति हैं, वो नहीं सत्ता में जाएंगे, वो असेंबलीज़ में नहीं जाएंगे, जो दलाल होंगे वो जाएंगे। इसी के चलते माननीय कांशीराम साहब ने एक किताब लिखी थी, चमचा युग। तो ये उन्हीं लोगों का युग चल रहा है, चमचों का युग चल रहा है, जिसको दलाली करने की, चमचागिरी करने की जिसको आदत पड़ जाती है, वो अपने समाज के होते हुए अन्याय उत्पीड़न को वो नहीं देख पाता है। और आज ये वही हो रहा है। कितने एग्जाम्पल हैं, कितने उदाहरण हैं कि हम आपको बताएं कि कैसे कैसे अपराध भारत में हो रहे हैं। कितना महान हमारा इतिहास रहा है। मेरे हर वक्तव्य में मैं बार बार कहती हूँ कि भारत विश्व गुरु था, जगत गुरु था। लोग भारत के से जब लोग विदेशों में जाते थे तो वहाँ पता चलता था कि ये भारत देश से आया है, ये भारतवर्ष से आया है। तो बौद्ध कंट्रीज़ में उनको ऐसे करके नमन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं भारत के जाने वाले लोगों को। कितना महान देश है, कितने महान देश के आप लोग रहने वाले हैं।
कोई भी विचारधारा हो, कितनी भी महान, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उस विचारधारा को आप लोग नहीं फैलाएंगे, अगर उसका प्रचार प्रसार नहीं होगा, तो वो विचारधारा वहीं पर रुक जाएगी। तो इसलिए ये हमारा दायित्व बनता है, बहुजन समाज के हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा है, पहले आप उसको पढ़िए, उसको समझिए और गांव-गांव, घर-घर जा कर के लोगों को जगाने का काम कीजिए, अवेयर करिए उनको, बच्चों को प्रेरित कीजिए। जो युवा हैं उनसे कहिए कि शराब और तमाम जो बुराइयां हैं उनसे दूर रहें और आंदोलन का हिस्सा बने। युवा किसी भी संगठन, किसी भी समाज के मजबूत पिलर होते हैं। अगर युवा भटक जाता है तो भविष्य खराब हो जाता है। इसलिए मैं अपने युवाओं से, अपने युवा भाइयों से, बेटों से, सपूतों से मैं ये आग्रह करती हूँ, एक मार्मिक अपील करती हूँ कि आप लोग बुराइयों को छोड़ करके अध्ययन कीजिए, अपने शरीर को अच्छा बनाइए, अपने मन को अच्छा बनाइए और मानव कांशी राम की विचारधारा को गांव-गांव, घर-घर, शहर-शहर, नगर-नगर पहुंचाने का काम कीजिए। आपके समाज की बहन बेटी के साथ जो आपकी भी बहन बेटी है, वो ऐसा आपको मानना चाहिए। अगर उसके साथ में कोई भी बदतमीजी होती है, कोई भी उसके साथ में उल्टा सीधा आचरण कोई भी करता है, तो तुरंत उसके साथ में आप लोग उसका साथ दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।